नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। इंतज़ार की वो घड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी है। बार बार एक ही कमेंट आ रहा था आप सब लोगों का कि सर दूसरी वाली बुक कब शुरू कर रहे हो, दूसरी वाली बुक कब शुरू कर रहे हो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरी वाली बुक जो पूरा भारत का भूगोल बताती है हमें, यानी कि पूरे भारत में कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ झीलें हैं, कहाँ समुद्र टच होता है या नहीं होता है, महासागर टच होते हैं कि नहीं होते हैं, किस प्रकार से खेती कृषि वर्षी होती है, सारी चीज़ें। और मुख्यतः हिमालय बहुत बड़ा पोर्शन है इसके अंदर, उसको हम देखने वाले हैं। यानी कि अब हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम पूरे भूगोल का जो बेसिक पार्ट जो हमें जानना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को, भारत का भूगोल, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। तो इंडिया का नाम इंडिया कैसे हुआ, भारत क्यों कहते हैं इसे, इसका नाम आर्यव्रत कैसे हुआ, इसका नाम जम्बूद्वीप कैसे हुआ, इसे हिमवर्ष कैसे कहते हैं, इसे अखंड कैसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और पूरी जो पुस्तक है, पूरी जो बुक्स है हमारी, पूरी बुक जो है ऑल ओवर भारत के बारे में हमें बताने वाली है कि भारत किस प्रकार से अपना अस्तित्व बना पाया और कैसे अपने आप को खड़ा कर पाया और कहाँ से टूट कर किस जगह चला गया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत हमने जो दूसरी पुस्तक में पढ़ा था उसको भी लिंक करते हुए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारी पुस्तक शुरू हो चुकी है दूसरी वाली, और जिसका नाम है भारत का भूगोल या भारत का भौतिक भूगोल। उसके अंदर आज हम भारत की स्थिति वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं, भारत की स्थिति। यानी भारत स्थिति के आधार पर भारत किस जगह अवस्थित है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम भारत का नामकरण कैसे हुआ। सबसे पहले तो भारत का नाम भारत क्यों है ये हमें पता होना चाहिए। क्या इसके अलावा भारत के और भी कोई नाम है, उसको भी हम देखने वाले हैं। फिर भारतीय सीमाएं व राज्य, यानी भारत की सीमाएं किन किन देशों से लगती है, कितनी लगती है और किस देश से लगती थी और अब नहीं लगती है, ये सारी भारतीय सीमाओं की चर्चा हम इसी चैप्टर में करने वाले हैं। भारत के अंदर कितने राज्य हैं, यानी कितने स्टेट हैं, किस राज्य को तोड़कर कितने राज्य बना दिए गए, किस राज्य को अब केंद्र शासित के रूप में 2 भाग कर दिए गए, कितने राज्य है आज़ादी के समय, कितने राज्य थे और कब कैसे कैसे राज्य बनाए गए, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्षेत्रफल व जनसंख्या और विश्व, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे वर्ल्ड की कितने प्रतिशत है। तो सारी चीजें हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। और वर्ल्ड में भारत का हम देखेंगे कि भारत किन देशों से मानव विकास में आगे हैं, किन देशों में जनसंख्या में आगे हैं, किन देशों में विकास में आगे हैं, ये सारी चर्चाएं करने वाले हैं। उसके बाद हम भारत का आकार देखेंगे। भारत अक्षांश और देशांतर में, जिसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से हम जानते हैं, भारत अक्षांश और देशांतर में कहाँ अवस्थित है, कहाँ भारत की स्थिति है। भारत पूर्वी देशांतर में आता है या उत्तरी देशांतर, दक्षिणी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध, भारत किस गोलार्ध में आता है, भारत की स्थिति क्यों है, ये भी हमारे डाउट कंप्लीट होने वाले। फिर भारत के पड़ोसी देश, कौन बदमाशी कर रहा है, कौन बदमाशी नहीं कर रहा है, किससे हमारे मैत्री संबंध है, किस देश की सीमा किस प्रकार से लगी हुई है, किस देश में किस सीमा को लेकर झगड़ा है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जबकि पूरी हमारी जो पुस्तक है, पूरी हमारी जो किताब है, उसके अंदर हम सारा ऑल ओवर भारत पढ़ लेंगे। ऐसा कहते हैं कि जो 11th का भारत का भूगोल पढ़ लेता है उसको तो कहीं भी कुछ भी भारत के बारे में एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सब कुछ निचोड़ NCERT जो होती है वो सब कुछ निचोड़ लेके बैठी रहती है। यानी भारत का भूगोल अगर आप 11th की क्लास में 11th के इन लेक्चर से पढ़ लेंगे तो आपको IAS UPSC का आप पेपर देंगे, जब तक आपको भूगोल के नोट्स इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो यहां तक कहता हूं बच्चों को कि भारत का भूगोल अगर 11th की किताब से पढ़ लेते हैं उसके बाद कोई एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते ही नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट आप किसी दूसरी किताब को देखोगे ना तो उसमें आप खुद जोड़ोगे यार ये चीज एक्स्ट्रा दिख रही है। यानी 11th का जो भारत का भूगोल दिया हुआ है वो बहुत ही शानदार, सरल और मस्त तरीके से दिया हुआ है। अगर इसमें कुछ छूटा है, अगर इसमें कुछ बकाया है तो मैं ऐड कर करके लेके आ रहा हूं। जैसे आज हमारा जो लेक्चर है वो टिका हुआ है भारत का नामकरण, यानी भारत का नाम भारत क्यों है, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत का नाम भारत क्यों है, इसका नाम आर्यव्रत क्यों है। तो हमारी
जो किताब है उसके अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। शुरू में हम जैसे ही भारत का भूगोल किताब खोलेंगे 11th की, उसके अंदर एक पैराग्राफ है जिसमें भारत के नाम दिए हुए हैं। वो नाम क्यों रखे गए, वो नाम किसने रखे और वो नाम कैसे आए, इसके बारे में डिटेल्स नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा लर्न एंड शेयर से पढ़ के अपना इतना अच्छा ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कर ले। तो मैं और मनीष सर जब भी बात करते हैं तो इस मुद्दे पे करते हैं कि एक एक टॉपिक को इतना शानदार लेके चले कि बच्चे को यूपीएससी तक की जर्नी तक दोबारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी को उठाने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो नामकरण है, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, किसने रखे और ये नाम क्यों रखे गए, इसी नामकरण पर चर्चा होगी इस लेक्चर में कि भारत का नाम भारत क्यों है। एक कुछ समय पहले अभी एक याचिका दायर हुई थी कि भारत का नाम भारत ही रखा जाए, इंडिया हटा दिया जाए, और जो कोर्ट है उसने याचिका खारिज कर दी। उसने कहा कि ऑलरेडी संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है, तो भारत का नाम भारत ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इंडिया जो नाम है वो तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया ही भारत है, तो इसमें कोई याचिका वाली बात ही नहीं आती। तो जिस व्यक्ति ने याचिका लगाई थी उसके याचिका को सुनने के लिए 3 जो जज है उनकी खंडपीठ बैठी थी और उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। तो भारत का नाम तो भारत ही है, लेकिन इसके अलावा ढेर सारे नाम जो प्रचलित है वो क्यों है और उनके पीछे क्यों धारणाएं हैं, ये जिज्ञासा प्रत्येक बच्चे में बनी रहती है। और कई बच्चों ने कई बार पूछा भी ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में। तो ये देखते हैं कि नामकरण जो है वो वास्तव में क्यों होता है, और आप भी ये जिज्ञासा लेके बैठे हैं। तो आज इस जिज्ञासा को हम चुटकियों में खत्म करते हैं कि भारत का नामकरण भारत क्यों है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि भारत के नाम कितने सारे हैं। हम तो गुरुजी सिर्फ यही सुनते थे, भारत इंडिया है, हाँ इंडिया दैट इज ए भारत, बस इतना ही सुना। देखो कितने सारे नाम हैं हमारे भारत के, और बहुत प्यारे प्यारे नाम दिए हैं जिसने भी दिए हैं ना, किस किस ने क्यों दिए हैं, ये आज सारी बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले भारत का मुख्य नाम जो है वो खुद भारत का नाम भारत ही है। ये क्यों पड़ा हम देखने वाले हैं। फिर भारत का नाम आता है भारत खंड, है ना, अखंड भारत, ठीक है। फिर आता है हिंदुस्तान, यहां तक सब समझ में आता है, भारत है, अखंड भारत है, भारत खंड है, हिंदुस्तान है, यहां तक हिंदू रहते हैं इसलिए हिंदुस्तान है, ऐसा नहीं है। आज जानोगे वास्तव में हिंदुस्तान नाम क्यों है। आज लोग यूं ही उछलते रहते हैं, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ईसाई, मैं सिख, मैं फारसी, है ना, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा है भारत का, ये आज हम जानने वाले हैं। सप्त सिंधु, यानी सप्त सिंधु या पंजाब भी कहते थे, तो सप्त सिंधु नाम क्यों पड़ा भारत का, ये भी हम देखेंगे। आर्यव्रत नाम भारत का, अरे कितने प्यारे प्यारे नाम आने वाले लाडले, इतने प्यारे प्यारे नाम आ रहे हैं। भारत का नाम आर्यव्रत भी है, भारत का नाम सप्त सिंधु भी है, भारत का नाम हिंदुस्तान भी है, भारत का नाम जगत गुरु है, ये तो आप सब जानते हैं। भारत का नाम इंडिया, ये आप सब जानते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं ना, पीतल का चिड़ा नहीं कहेंगे, इसे सोने की चिड़िया कहते हैं। क्या कहेंगे, सोने की चिड़िया। और ये बहुत प्यारा नाम आपके लिए, जम्बू द्वीप। भारत को क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप कहते हैं भाई, भारत को क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप लाडले। और फिर एक नाम आता बहुत प्यारा सा जो हमें महाद्वीप की तरह गौरवान्वित करने का प्रयास करता है। महाद्वीप तो नहीं है भारत, लेकिन उपमहाद्वीप है, क्योंकि अपने आप में एक महाद्वीप हुआ करता था, टूटते 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 बिखर गया बेचारा, एक उपमहाद्वीप है, बहुत बड़ा भूभाग था, टूट कर आया है भारत जहां भी आया है ना। तो ये जो मामला है, ये सारा जो नाम देख रहे हैं ये भारत के नाम है, और इसमें जो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में वो जम्बू द्वीप है, उसके अलावा आर्यव्रत है, ये समझ में नहीं आते हैं अच्छे से, और सप्त सिंधु है। ये नाम बेसिकली आपको आज समझने हैं कि क्यों रखे गए और कैसे रखे गए। तो शुरू करते हैं कि वास्तव में भारत का नाम भारत क्यों है। भारत का नाम भारत इसलिए है क्योंकि यहाँ 3 भरत हुए। यहाँ ऐसे ऐसे भरत नाम के लड़के हुए जो शेर को पकड़ के और उसका जबड़ा खोल के अंदर के टीथ काउंट कर लेते थे, दांत काउंट कर लेते कि शेर के जबड़े में कितने दांत हैं। मतलब इतने खतरनाक भरत नाम के बच्चे हुए यहाँ, और वो 3 बच्चे हुए भरत नाम के। कितने बच्चे, फिर बड़े होके तो वो ऋषि महापुरुष बड़े बड़े लोग बन गए, लेकिन थे जब बच्चे ही थे शुरू में। भगवान ऋषभ देव के एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था भरत, और बड़े खतरनाक थे, बड़े ही खतरनाक थे। उसके अलावा राजा दशरथ के पुत्र थे भरत। इन्होंने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया इन्होंने, है ना, अपने भाई के लिए। दुष्यंत और शकुंतला 2 प्रेमी थे। क्या थे, 2 प्रेमी थे।
दुष्यंत और शकुंतला, इनका एक पुत्र हुआ भरत, उसने भी इतिहास में बहुत कुछ किया। इसके अलावा भी ढेर सारे भरत हुए, एक ऋषि थे भरत, तो ढेर सारे भरत भारत के अंदर हुए और इस भूमि को भरत के नाम पर भारत कहा गया। भरत के नाम पर क्या कहा गया? सबसे जो प्रसिद्ध कहानी है वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र की है, इस भरत की, इनकी प्रेम कहानी, और उससे जो उपज आती है, भरत की उपज आती है। और भरत ने बहुत इतिहास में बहुत कुछ किया, इसलिए भारत का नाम क्या पड़ा? भारत। तो आपको याद क्या रखना है कि 3 लोग ऐसे हुए भारत में, एक तो भगवान ऋषभदेव का पुत्र भरत, दूसरा राजा दशरथ के पुत्र भरत, और तीसरा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। ये 3 भरत ऐसे हुए जिन्होंने इतिहास में अगर हम उठा के देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में ये जो धरती थी हमारे भारत की, इसका नाम रोशन किया, इसका नाम ऊंचा किया, और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? भारत हो गया। इसका नाम क्या हो गया? भारत। इस देश को यानी हमारे भारत को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। कोई सांस्कृतिक तरीके से या सांस्कृतिक तरीके से जुड़ा हुआ है, कोई धार्मिक तरीके से जुड़ा हुआ नाम है, कोई भूगोल की दृष्टि से जुड़ा हुआ नाम है, कोई इतिहास की दृष्टि से जुड़ा हुआ नाम है। प्रत्येक नाम का एक अपना अर्थ है, इसलिए यह देवों की धरती रही है और इस देवों की धरती के ढेर सारे नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो भारत नाम इस प्रकार से हुआ। आगे देखिए, हिंदुस्तान और इंडिया, ये बहुत प्यारा नाम है और इसको लेके हम एक भ्रम बनाए हुए हैं कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू के कारण पड़ा। नहीं, ये सिंधु के कारण पड़ा। सिंधु नदी जो है, कौन सी नदी? देखो कैसे, हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से हुई। सिंधु नदी के नाम से कैसे हुई? अरे ईरान वाले जो आते थे ना, ये तोतले टाइप होते थे। कैसे होते थे? तोतले। यहाँ ईरान के लोग, तजाकिस्तान के लोग, उज्बेकिस्तान के लोग आदि लोग जो यहाँ आते थे ना व्यापार करने भारत के अंदर, फारस के लोग, वो से को हे बोला करते थे। तो मुझे बताओ, सबको क्या बोलेंगे? वो सबको हब बोलेंगे, है ना? तो बताओ सिंधु को क्या बोल देंगे? वो सिंधु को हिंदू बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हिंदू। और ये स्थान क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान। अरे इतनी सी कहानी थी, है ना? सिंधु जो ईरान से लोग आते थे व्यापार के लिए, आयात निर्यात के लिए, वो लोग क्या करते थे? आदान प्रदान करते थे, इधर उधर व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, वाणिज्यिक कार्यों से जुड़े हुए थे, और वो सिंधु नदी को पार करके आते थे और से को है बोला करते थे, इसलिए सिंधु नदी को हिंदू बोला करते थे। और वो जो जिस भूमि पे आते थे वो सिंधु नदी के पास होने के कारण, से को है बोलने के कारण, सिंधु से हिंदू और स्थान जो था, भूमि जो थी, वो हिंदुस्तान कहलाया। देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से हुई। फारसवासी, फारस को भी वर्तमान में क्या कहते हैं? ईरान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान। से का उच्चारण, किसका उच्चारण? से का उच्चारण हे के रूप में करते थे। से का उच्चारण किसके रूप में करते थे? हे के रूप में करते थे, नहीं से को हे बोलते थे। उन्होंने सिंधु का उच्चारण हिंदू के रूप में किया। बहुत छोटी सी बात है लाडले, बहुत छोटी सी बात है। से का उच्चारण किस में किया? हे में किया, और सिंधु का हिंदू हो गया। इसी कारण सिंधु नदी की पूर्व दिशा की भूमि को हिंदुस्तान कहा गया। ये सिंधु नदी है और इसके पूर्व का जो क्षेत्र था, जहां से ईरान के लोग इधर से आए और ऐसे पार करके जैसे ही वो पूर्व वाले इस क्षेत्र में आए, इस क्षेत्र में जैसे ही वो पूर्व में आए, ये क्षेत्र अपने आप ही क्या कहने लगा? सिंधु का स्थान, यानी हिंदू का स्थान। किसका स्थान? हिंदू का स्थान। यूनानी सिंधु नदी को ईडस या इस क्षेत्र को इंडिया कहलाया, मतलब कहते थे। कैसे? यूनान के जो लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, सिंधु को इंग्लिश के अंदर ईडस के नाम से जानते, तो ईडस से बिगड़कर हुआ इंडिया। जैसे पेमल देवी का पेमल दे हो गया, रमा देवी का रमा दे हो गया। तो ऐसे इतिहास को हमने खूब तोड़ मरोड़ा है, और वो तोड़ मरोड़ा हुआ इतिहास जो है ना, वो भूगोल पे भी इफेक्ट डालता है। किस पे इफेक्ट डालता है? इफेक्ट, है ना। यूनानी सिंधु नदी को ईडस के नाम से पुकारते थे, और ये भारत जो है इंडिया कहलाया। भारत क्या कहलाया? इंडिया। तो 3 नाम हम देख चुके हैं। भारत का नाम भरत इसलिए कि 3 बड़े बड़े यहाँ भरत हुए, बड़े खतरनाक वाले यहाँ भरत हुए, उन्हीं के नाम पर क्या कहलाया? भारत कहलाया। उसके बाद हिंदुस्तान सिंधु नदी के से के उच्चारण के कारण, ईरानी और फारसी जो लोग थे, उन लोगों के से के उच्चारण हे के रूप में करने के कारण ये जो भूमि है, ये जो स्थान है, सिंधुस्तान यानी हिंदुस्तान कहलाया। इंडिया यानी ईडस, और ईडस से बिगड़कर बन गया इंडिया। तो इस प्रकार से 3 नाम हमने पढ़े हैं। आगे देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम आने वाला है, आर्यव्रत। हम सब जानकर
खुशी होगी या दुख ये तो नहीं पता, हम सब विदेशियों की संतानें हैं, हम आर्यों की संतानें हैं। मध्य एशिया से कुछ आर्य लोग भारत में आए, हिमालय के आसपास, जम्मू कश्मीर के आसपास कुछ आर्य लोग भारत में आए, और भारत नाम इसलिए इस भूमि को एक नाम से पुकार रहे हैं। इस भूमि का पहले कोई नाम नहीं था, जो व्यक्ति आए उसने अपने हिसाब से नाम रख दिया। भरत के नाम पर भारत हो गया, सिंधु नदी के नाम पर सिंधु हिंदुस्तान यानी सिंधुस्तान या हिंदुस्तान हो गया, इंडस यानी इडस के नाम से इंडिया हो गया। ऐसे आर्य लोग मध्य एशिया से इस भूमि पर आए और उन्होंने इस भूमि को आर्यव्रत कह दिया, जिस भूमि पर हम रहते हैं। और उन्हीं से जो संतानें चली वो आज की भारत की संतानें हैं, यानी हम सब आर्यों की संतानें हैं। यानी भारत के लोगों के जो पूर्वज हैं वो आर्य हैं। आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य लोगों के निवास के कारण ये देश आर्यव्रत कहलाए। आर्य लोग यहाँ आकर रहने लग गए, आर्य जाति के लोग यहाँ आकर रहने लग गए, और उन्हीं के कारण ये देश आर्यव्रत कहलाया। आर्य सभ्य और सुशिक्षित थे, यानी आज भारत में जो भी व्यक्ति सभ्य दिखाई देता है, जो भी शिक्षित दिखाई देता है, वो तो आर्यों की संतान है। वो किसकी संतान है? आर्यों की संतान है। लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, फालतू के अंदर तोड़ फोड़ करने वाला, है ना, हर जगह गैदरिंग करने वाला, हर जगह कॉन्ट्रोवर्सी फैलाने वाले जो भी लोग हैं, तो वो कहाँ के हैं? वो हूण, कुषाण, शक, सीतियन आदि लोग भी भारत में आए थे। फ्रांसीसी, डच आदि लोग भी भारत में आके रह के गए थे, और उन्हीं की उपज है कौन? जो लड़ाई झगड़े करते हैं। क्योंकि मैं नहीं, ये इतिहास कह रहा है और ज्योग्राफी के माध्यम से कह रहा है कि जो आर्य होते हैं वो तो सभ्य और सुशिक्षित थे। आर्य तो सभ्य थे और शिक्षित थे, यानी आर्य मध्य एशिया से आए, सभ्य थे, विकसित थे, शिक्षित थे, सब कुछ था आर्यों के पास, और उन्होंने इस भारत को डेवलप किया। इस भारत भूमि जो पहले किसी नाम से नहीं जाती थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया आर्यव्रत। आर्य सबसे पहले काजू, बादाम, किशमिश, एप्पल खाने के लिए कश्मीर गए, और फिर बर्फ के घर यानी हिमालय में गए। हिम यानी बर्फ और आले यानी घर। तो बर्फ का घर जो है कश्मीर और हिमालय जो है, वहां पे सबसे पहले कौन आए? आर्य। बड़ा ही सिंपल है, बड़ी ही सिंपल और शॉर्टकट तरीके से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया दैट इज ए भारत। भारत का नाम भारत क्यों है और क्या क्या नाम भारत के हैं। तो ये आर्यव्रत बड़ा ही सिंपल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। आर्यव्रत जो है आर्यों के कारण है, जबकि हिंदुस्तान सिंधु नदी के कारण है, जबकि भारत जो है भरत नाम के 3 लोगों के कारण है। तो ये अलग अलग नाम जो है वो अलग अलग चीजों को पकड़कर, अलग अलग चीजों के नाम को लेकर अपने इस क्षेत्र को यानी इस भारत भूमि को डेवलप करने का कार्य किया गया। भारत में और भी बहुत जातियां आई, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, सीतियन आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, स्वीडिश आए, यूनान से बहुत लोग आए, पुर्तगाली आए। वास्को डिगामा आपको पता है 1498 में जिसने भारत की खोज की थी। भारत तो पहले ही था, उसने क्या भारत की खोज कैसे की थी? उसने वो आया और बाकी देशों को बताया कि वास्तव में एक ऐसा देश भी है जहां मसाले बहुत प्रसिद्ध है, यानी विदेशी यहां बहुत आए और उन्होंने कई नाम दे दिए भारत को। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से जब भारत में आया 1498 में मई की चिलचिलाती धूप में, तो केरल के कालीकट बंदरगाह की ओर से भारत में घुसा और यहां से कुछ मसाले लेके गया, और वो मसाले ले जाके उसने वहां पुर्तगाल में बेचे, तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना गुना? 60 गुना। और वहां एक हाहाकार मच गया विदेशों में कि एक ऐसी धरती भी है जहां के मसाले, जहां की कपास, जहां का लोहा पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। तो लोहा तो नहीं ला सकते हम, कपास तो नहीं ला सकते हम, कपास ले जाने का कार्य कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। कौन करेंगे? अंग्रेज भारत से कपास ले जाया करते थे, बहुत कीमती चीज, या क्योंकि भारत हमेशा प्रसिद्ध रहा है कपास, लोहा और मसालों के लिए। तो वास्को डिगामा जो आया वो तो मसाले ले जाया करता था, और उसको देख देख के पुर्तगाल के बहुत सारे लोग आने लगे। अभी पांडिचेरी, पुदुचेरी जिसे हम कहते हैं, वहां से तो 1962 में गए इतने पुर्तगाली अभी तक बैठे हुए थे आजादी के बाद भी। तो जो हमारा वास्को डिगामा जो है उसने भारत की खोज करने का श्रेय लिया है। कैसे लिया है? क्योंकि भारत भूमि की खोज उसने, भारत क्षेत्र को उसने पहचाना, भारत तो पहले से ही था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रत्येक देश की खोज हुई है। अब कपास जो है वो अगर विदेशों में जाती है,
आज अगर हम आयात और निर्यात करते हैं कपास का, जो चीज आई है वो आयात होती है, जो जाती है वो निर्यात होती है। तो इस प्रकार से विदेशों के लोगों का आदान प्रदान होता है, तो संस्कृति का आदान प्रदान होता है। इसलिए भारत का जो नामकरण है कई बार संस्कृति के नाम पर भी हुआ। कई बार भूगोल को देखकर, हम पहाड़ पर्वत नदियों झीलों को देखकर इसका नाम जम्बू द्वीप जैसे हम पढ़ने वाले वो जामुन के पौधों से हुआ, ब्लैकबेरी जैसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका नामकरण होता जाता है और नामकरण के कारण ही ये क्षेत्र धीरे धीरे इतना फेमस हो गया कि इसने पूरे विश्व को, पूरे जगत को अपना ज्ञान दिया है। इसलिए जगत गुरु भी कहलाता है। क्या कहलाता है? जगत गुरु। तो ये जो था ये तो था आर्यव्रत। ये क्या था? आर्यव्रत, आर्यों के कारण। अब आगे देखते हैं। ये देखो, आर्य लोग बड़े सभ्य और सुशिक्षित थे। देखो ये पढ़ रहे हैं ना, आपको भी पढ़ना है। जम्बू द्वीप, कौन सा द्वीप? जम्बू के पेड़ यानी जामुन का पेड़ है, ब्लैकबेरी जिसे कहते हैं। तो जम्बू पेड़ जो होते हैं भारत में बहुत अधिक होते थे। आधे लोग ऐसा बताते कि जामुन के पेड़ भारत के अंदर इतने होते थे कि विदेशों में जाया करते थे, और इसी कारण इस देश को जम्बू वाला द्वीप कहा गया। यानी एक ऐसा द्वीप है, पूरे विश्व में ऐसे बातें होती थी कि एक ऐसा द्वीप है और वो उस जगह समुद्र पार है, भारत के लिए कहा जाता था। किसके लिए कहा जाता था? कि एक ऐसा देश है जो वास्तव में समुद्र के उस पार है और उस पर इतने जामुन होते हैं, उस द्वीप पर इतने जामुन होते हैं कि पूरा विश्व आराम से खा सकता है। जामुन वाला द्वीप यानी जम्बू द्वीप, है ना। देखिए, कुछ भूगोलवेताओं के अनुसार रोजेसिया परिवार का पौधा है। ये साइंस के पौधे के डिवाइडेशन बने रहते हैं। तो रोजेसिया परिवार, चेहरा लाल होना करना, तो उसमें काम आता है रोजेसिया परिवार, उस पर रिसर्च करता है। तो ये साइंस टर्म्स है। ये नाम विष्णु पुराण में मिलता है। ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल पुटअप किया जाता है। क्या पुटअप किया जाता है? कि भारत का नाम जम्बूद्वीप किस पुराण में मिलता है? भारत का नाम जम्बूद्वीप मिलता कहाँ है? ये पूछा जाता है। तो कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में। किस में मिलता है? विष्णु पुराण पूरी बात किसके आसपास करती है? विष्णु के आसपास करती है। ठीक है। जगद गुरु, क्या नाम है? जगद गुरु, जगद गुरु, ठीक है ना। इसमें ये काट देना। जगत गुरु क्यों कहते हैं? सबको संस्कृति का ज्ञान देने के कारण। बहुत छोटी सी बात है। जगत यानी पूरा विश्व, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड, उसका गुरु कौन? भारत। क्योंकि इधर उत्तर में हिमालय तक, पूरा हिमालय क्रॉस करके हमारे संत सन्यासी लोग पहुंच गए और जा जाके हमारी संस्कृति का ज्ञान कराया, हमारे कल्चर का ज्ञान कराया। आज भी राजस्थान के पुष्कर में, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थान है, वो चाहे कुल्लू मनाली हो, चाहे शिमला हो, चाहे गोवा हो, वहाँ पे जो अंग्रेज आते हैं यहाँ की संस्कृति को देखते हैं, यहाँ का पहनावा पहनने का प्रयास करते हैं, यहाँ की बोली बोलने का प्रयास करते हैं। और कई मंदिरों में आजकल हम देखते भी है कि ढेर सारे अंग्रेज मंजीरे वगैरह, ढोलक वगैरह बजाते रहते हैं और राधा कृष्ण भजन गाया करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत जगत गुरु है। उसने हर देश को संस्कृति दी है। जब भी कोई पूरे विश्व के सामने समस्या आई, उसका हल निकालने का कार्य जो किया वो भारत ने किया। तो भारत का जो शुरू से लेकर लास्ट तक यानी आज तक, इतिहास से लेकर वर्तमान तक, आधुनिक तक अगर हम देखते हैं भारत को, तो प्रत्येक चीज को हम जब समझते हैं तो भारत की संस्कृति वेदों के रूप में, वेदांगों के रूप में, पुराणों के रूप में, 18 पुराणे जो ज्ञान से भरी हुई है, 29 उप पुराण है, उनमें ढेर सारा ज्ञान का भंडार है, 4 वेद है, 6 वेदांग है, सबके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। तो भारत की संस्कृति अटूट है। भारत के अंदर ढेर सारी चीजों का ज्ञान बताया हुआ है। तो जगत गुरु कहलाया। क्या कहलाया? जगत गुरु कहलाया भारत, है ना। सप्त सिंधु क्यों कहते हैं? भारत के अंदर 7 नदियां ऐसी थी जो पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। भारत के अंदर 7 नदियां ऐसी थी जो पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। किसमें प्रसिद्ध थी? पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। और उन 7 नदियों के नाम थे गंगा, हमारी सबसे पवित्र नदी, गोदावरी, है ना, यमुना, सिंधु, सरस्वती, कावेरी और नर्मदा। हो गए क्या 7? 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो, है ना। इन 7 नदियों के कारण सप्त सिंधु कहते थे। और इन नदियों को मिलाकर पंजाब भी कहा जाता था। वो उस समय का पंजाब था, ठीक है ना। तो ये 7 नदियां जो है, इन्हीं के कारण भारत का नाम क्या पड़ा?
सप्त सिंधु, यानी सिंधु नदी के आसपास की 7 नदियां और सिंधु स्वयं, इसलिए भारत का नाम क्या पड़ा, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु भारत का पश्चिमी उत्तर भारत था, यानी सप्त सिंधु पूरा जो भारत दिखाई दे रहा वो नहीं था, अलग अलग पर्टिकुलर आधे आधे क्षेत्र के भी नाम हुआ करते थे। लेकिन आज अगर भारत एक है तो उसके नाम एक ही लेंगे ना। आज अगर भारत को हम देखें तो भारत इतना नहीं था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान डूरंड रेखा के रूप में भारत से अलग हो गया, पाकिस्तान जो है रेड क्लिफ रेखा के रूप में भारत से दूर हो गया, चाइना जो है मैकमोहन सीमा बनाता है, कभी आधा भाग तिब्बत वगैरह हमारे पास हुआ करता था। तो सारा जो भारत का भूखंड है, बर्मा म्यांमार जिसे कहते हैं, 1935 में भारत से अलग हो गया। तो बांग्लादेश जो है वो भारत से अलग हुआ क्योंकि पाकिस्तान के साथ था बांग्लादेश, और इंदिरा गांधी ने बीच में दरार खड़ी की, वॉर कराया आयरन लेडी ने और बांग्लादेश को अलग करा दिया। और बांग्लादेश ने हमें जो गिफ्ट दिया वो पश्चिम बंगाल है। इसलिए कभी आप सोचते होंगे कि पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में फिर पश्चिम बंगाल क्यों कहलाता है, वो बंगाल का पश्चिमी हिस्सा है ना। तो इस प्रकार से जो है भारत जो है वो कई टुकड़ों में बट गया बीच बीच में, लेकिन भारत अखंड था। भारत कैसे था, अखंड था। तो सप्त सिंधु भारत का पश्चिम उत्तर भारत था। ये सृष्टि का आरंभिक स्थल था। कितनी बड़ी बात रे लाडले, पूरी विश्व की जो सृष्टि है, सबसे पहला मानव जो आया, सबसे पहला व्यक्ति जो आया वो भारत में आया। यानी कि मानव की शुरुआत ही कहां से हुई, भारत से हुई। भारतीय मानव सभ्यता, विश्व की मानव सभ्यता जो है उसका ज्ञान भी सबसे पहले किसने कराया, विश्व को सही मायने में संस्कृति का दर्शन भी किसने कराया, भारत ने। तो आज हम इस लेक्चर में भारत का गुणगान इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इससे थोड़ा इश्क हो जाए, इससे हमें थोड़ा प्रेम हो जाए, इससे थोड़ा प्यार हो जाए, ताकि हम बहुत अच्छे से इस किताब को, इस पुस्तक को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पहला लेक्चर सिर्फ भारत का इंट्रोडक्शन है। दूसरा, भारत की स्थिति कहाँ है इसको पढ़ने वाले हैं, उसको भी आप मिस नहीं करना। ये सृष्टि का आरंभिक स्थल है, यानी सृष्टि शुरू कहां से हुई, सृष्टि कैसे बनी और किस प्रकार से बनी, ये अगर किसी को जानना है तो भारत के वेद पढ़ो। वेद कितने, 4। भारत के 6 वेदांग पढ़ो, भारत के 18 पुराण पढ़ो, भारत के 29 उपपुराण पढ़ो, उपपुराण पढ़ो, भारत की गीता पढ़ो, भारत की महाभारत पढ़ो। ज्ञान के भंडार है। अभिज्ञान संकुतलम कालिदास का पढ़ो, है ना। तो ढेर सारे ग्रंथ है। आरंभिक स्थल है, क्या है, आरंभिक स्थल। भारत खंड नाम कैसे पड़ा, कितना प्यारा नाम है ना। आज का भारत संपूर्ण भारत का एक खंड है। आज जो भारत दिखाई दे रहा है वो पूरा जो हमारा भारत था उसका तो एकमात्र खंड है, एक टुकड़ा ही रहा है अब तो भारत। सबसे ज्यादा गौरवान्वित उन लोगों को होना चाहिए कि जो इस टुकड़े पे रह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में भारत यही है। जो टुकड़े हो गए वो गुलनशील हो गए, वो खो गए अंधेरों में। जो वास्तव में टुकड़ा जो था वो ये है। तो टुकड़े नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन समय समय पे विपरीत परिस्थितियों के कारण, टकराव की स्थितियों के कारण, धार्मिक द्वेष के कारण, ढेर सारे कारणों के कारण भारत में समय समय पर टुकड़े होते रहे। और आज जो भारत दिखाई दे रहा है वो एकमात्र खंड रह गया। क्या रह गया, खंड। तो हम अखंड भारत का अब सपना लेके चलेंगे, है ना। आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वे भारतवर्ष का मात्र एक टुकड़ा है। आज जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं और जिस पे हम प्राउड फील करते हैं, जिससे हमें बहुत सारा प्यार है और तिरंगे के लिए जान तक देने को लोग तैयार रहते हैं। जितना सम्मान भारत के तिरंगे झंडे का होता है उतना विश्व में कहीं भी नहीं होता। कई देशों के झंडे के तो लोग जो है ना टोपे बना के पहन लेते हैं। लोग जो है तरह तरह के, मतलब बता ही नहीं सकता आपको, इतने गंदे कामों में भी उसको प्रयोग में ले लेते हैं, पोछा बना देते हैं। भारत में ऐसा कहीं भी होता है तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि भारतीय जो इंडियन फ्लैग हमारा है, भारत का जो झंडा उसका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। तो हिंदुस्तान जो है आज हालांकि एक टुकड़ा रह गया, लेकिन उसका मान सम्मान मर्यादा आज भी पूरे विश्व की नजर में एक जगत गुरु के रूप में है। जब भी पूरा विश्व असमंजस की स्थिति में और संकट की स्थिति में होता है तब भारत को याद करता है। चाहे वो रूस, रसिया वगैरह, कुवैत वगैरह कहीं का भी युद्ध हुआ हो, सब जगह भारत को याद किया जाता है। गुटनिरपेक्ष जैसी नीतियां जो है वो देने वाला भारत है। सोने की चिड़िया, वाह, क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी देश को, किसी भी परिवार, समाज, वर्ल्ड, किसी भी देश को, मतलब एक तरह से
आगे ले जाने का कार्य है युवाओं का। युवा वो गीली लकड़ी होती है, उसको जिस तरफ मोड़ा जाए वो उसी तरफ मुड़ जाती है। उसने ये ठान लिया कि देश को ऊंचा ले जाना है, इंजीनियर डॉक्टर बन के, आईएएस वाईएएस बन के देश का नाम रोशन करना है, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसने ये सोच लिया कि बस गैंगस्टर बनना है, देश नीचे ही नीचे चला जाएगा। तो जगत गुरु बनाने में आपका सहयोग है ना। सोने की चिड़िया भारत कैसे? देखो, अधिक धन संपदा होने के कारण, ये तो एक छोटी सी बात है, बहुत पैसे हुआ करते थे। भारत की जो जीडीपी थी वो कई देशों से, अमेरिका जैसे देशों से भी बहुत आगे हुआ करती थी भारत की जीडीपी। भारत के पास बहुत पैसे थे क्योंकि उद्योग वगैरह, यहाँ की कीमती चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी और एक एक चीज बहुमूल्य प्राप्त होती थी। यहाँ हीरा जो है बहुत मात्रा में यहाँ मिलता था, बहुत ज्यादा। इसके अलावा यहाँ जो है रत्न आभूषण, सोने, ज्वेलरी, गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। और एक मोहर सिंहासन का नाम आता है जिसको हम देखने वाले हैं, उससे भारत की गरिमा और बढ़ जाती है। अधिक धन संपदा होने के कारण स्वर्णिम राजा विक्रमादित्य यहाँ के राजा हुआ करते थे। उनका नाम ही स्वर्णिम राजा इसलिए है क्योंकि वो सोने के सिक्कों का प्रयोग करते थे। किसी भी कंट्री से कुछ लेना हो सोने के सिक्के देते थे, कहीं से भी कुछ मंगवाना हो सोने के सिक्के देते थे, किसी से भी कुछ लेना है उनको उससे सोने के सिक्के लेते थे। तो कोई भी आता था तो पहले सोचता था कि सोने वाले देश में चल रहे हैं। आज तो सिर्फ सोना ही रह गया, पहले सिर्फ सोना हुआ करता था, है ना। तो आप समझ रहे हैं बात को कि पहले भारत सोने की चिड़िया थी क्योंकि भारत के अंदर सोना ही सोना था। और यहाँ सोने का अर्थ सिर्फ गोल्ड ही नहीं है, यहाँ सोने का अर्थ धन संपदा से, भली भूति प्रकार से धन संपदा जो होती है उससे पूरी तरीके से भारत के अंदर कोई कमी नहीं थी। तो क्या है, सिक्कों का आदान प्रदान होता था, आयात निर्यात होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। किसके समय? विक्रमादित्य के समय। किसके समय? विक्रमादित्य के समय। तो स्वर्णिम राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य। क्या किया इन्होंने? मोहर सिंहासन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मोहर सिंहासन। क्या विक्रमादित्य ने बनाया? नहीं, शाहजहां ने बनाया। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। और ये इतना कीमती है मोहर सिंहासन, इसके सोने से 2 ताजमहल खड़े हो सकते हैं। इतना कीमती है मोहर सिंहासन। और ये पूरा सोने से बना हुआ है, इसमें हजारों किलो सोना लगा, हजारों किलो सोना मोहर सिंहासन में। कहाँ है आज ये? ले गया इसको कौन? जीत कर। कौन ले गया भाई लाडले? इसको नादिर शाह ले गया भाई। कहाँ है नादिर शाह? निजाम उस्मान अली, निजाम उस्मान अली, नादिर शाह नाम था, इसको उस्मान अली भी कहते हैं। 1937 में ले गया, 1937 में। यानी मोहर सिंहासन इतना महत्वपूर्ण था, उसके अंदर इतना सोना लगा हुआ था और उसी के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो चला गया तो भारत सोने की चिड़िया नहीं रही है, सच्चाई है। क्योंकि मोहर सिंहासन भी कोई लूट के ले गया तो फिर कहाँ रहा सोने की चिड़िया, है ना। तो मोहर सिंहासन बहुत महत्वपूर्ण था और उसके अंदर हीरे वगैरह, नग्न, रत्न, कई चीजें उसके अंदर जड़ी हुई थी। और ये उस्मान आया 1937 में, निजाम हैदराबाद का रहने वाला था और ये यहाँ से ले गया। अब आप कहेंगे हैदराबाद तो सर भारत में ही है। पहले जब भारत का बंटवारा हुआ उस समय कई रियासतें वगैरह बनी थी, टूटी थी। 547 के आसपास जो राजा थे उन सबको मिलाने का काम किया था, जो धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। काफ़ी मिल पाए, काफ़ी नहीं मिल पाए, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने नाक में दम कर दिया था मिलने के लिए। जूनागढ़ बड़ी मुश्किल से मिला, हैदराबाद बड़ी मुश्किल से मिला और यहाँ हैदराबाद वाले क्षेत्र से लूट के वो बाहर चला गया ना। तो अब ये मोहर सिंहासन नहीं रहा। एक हमारे देश के पास कोहिनूर हीरा था, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा, बॉबी देओल लेके भागता है उसको एक मूवी में। वो कोहिनूर नहीं है, वो दिखाने के लिए। कोहिनूर हीरा हमारे पास था, अंग्रेज ले गए। कौन ले गए? अंग्रेज ले गए। आज ब्रिटिश की जो महारानी है उसका जो ताज है उसकी शोभा बढ़ा रहा है वो। तो देखो हम कितने गरीब बनाए गए, हम शोषण से गरीब बनाए गए। हम इस किताब के अंदर जब भारत को पढ़ेंगे ना तो आपके बार बार रोंगटे खड़े होंगे, आपको बार बार गुस्सा आएगा कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, मुगलों ने ऐसा क्यों किया, सिखों ने ऐसा क्यों किया, अरबों ने ऐसा क्यों किया। आज जो सिक्के वो तो हमारी धरा के पवित्र व्यक्ति हैं, लेकिन पहले सिखों के आक्रमण भी भारत पे बहुत हुआ करते थे। तो इस प्रकार से भारत जो भूमि थी वास्तव में एक सोने की चिड़िया कहलाने लायक थी। ऐसे ऐसे सिंहासन आप देख रहे हो, कोहिनूर हीरा जो आज ताज की शोभा बढ़ा रहा है, ब्रिटिश की महारानी जो है उसकी। तो मतलब ये चीजें हमारे पास अब रही नहीं। ये सोने का सिंहासन था, इसे बनाने में हजारों किलो सोना लगा था। इसे शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया? शाहजहां ने। देख चुके हम, इसमें कोहिनूर हीरा लगा था। कौन सा हीरा लगा था?
कोहिनूर हीरा लगा था भाई, जो कहाँ है मैंने आपको बता दिया। हैदराबाद के निजाम 1937 ईस्वी में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उस्मान अली कहते थे इनको, क्या कहते थे? उस्मान अली, ठीक है। नोट, ये सोने का सिंहासन 1739 में नादिर शाह ने जीत लिया। किसने जीत लिया? नादिर शाह ने। ये उस्मान हैदराबाद के थे, लेकिन बाद में ये नादिर शाह के साथ मिल गए। नादिर शाह ने जब इनको, जब बड़े लोग जब किसी को गुलाम बनाया करते थे तो उसके सामने दो शर्त रखते, मतलब जैसे ही उसको हराते कि या तो हमारे साथ काम कर लो या फिर मारे जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो गुलाम रहकर ही वहाँ काम करता था। जैसे राजस्थान के अगर राजवंशों की बात की जाए तो जोधपुर के जो राजा महाराजा थे वो अंग्रेजों के उनके मुगलों के गुलाम हो गए थे, अकबर के दरबार में रहा करते थे। तो कई ऐसे राजाओं की कहानी है जो मुगलों के गुलाम बन गए थे और उन्हीं के अंडर में रह के उन्हीं की रियासत के अंदर, उन्हीं के क्षेत्र के अंदर काम किया करते थे। जैसे मैं हूँ, मैं राजा हूँ मान लिया जाए 2 मिनट के लिए, और कोई शासक आया मेरे से बड़ा, मान लो अकबर आ गया फिर से, मेरे को गुलाम बना लिया और मेरे को कहा कि आप इस क्षेत्र में राज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप राज करते रहिए, लेकिन इतना मुझे देते रहिए और जो मुझे चाहिए वो देते रहिए, हमारी जो सेना रहेगी उसका खाना पीना आपका होगा, सैलरी आप देंगे। तो मैं गुलाम के तौर पर कार्य कर रहा हूं, उस राजा के अंडर में काम कर रहा हूं, और ये क्षेत्र जो मेरा हुआ करता था वहां मैं एक गुलाम के हैसियत से काम कर रहा हूं। तो जो उस्मान जो थे, निजाम उस्मान अली जो थे, वो 1937 में पूरे विश्व के अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही नादिर शाह ने 1739 में इस पे कब्जा किया और इनको गुलाम बनाया, तो इनमें इतना ही जोश नहीं था, इन्होंने ये भी जोश नहीं दिखाया कि वास्तव में मुझे कुछ करना चाहिए या फिर लड़ना चाहिए। इन्होंने भारत की इतनी बड़ी विरासत को नादिर शाह के हाथ में दे दिया और उसने ब्रिटिश राजकुमारी को दे दिया। किसको दे दिया? ब्रिटिश राजकुमारी को। तो मुझे तो ये दोनों ही अच्छे नहीं लगते, ना उस्मान अच्छा लगता ना नादिर शाह अच्छा लगता, दोनों भाई भाई लगते मेरे को। क्योंकि संघर्ष करना चाहिए, इतनी बड़ी कीमती चीज जिसके लिए आज हम देखने को तरस रहे हैं। भारत में होता है तो हम देख के आते, कोहिनूर हीरा कैसा होता है ना, तो यूट्यूब पे सर्च करना कोहिनूर हीरा कैसा होता है। वैसे बॉबी देओल वाली मूवी आ जाती है, कोहिनूर हीरा करते हैं ना, ऐसा नहीं है। कोहिनूर हीरा बहुत चमकीली चीज होती है। कैसी होती है? बहुत चमकीली चीज है ना, मस्त हो जाते देख के, है ना। ये सोने का सिंहासन जो है नादिर शाह ने जीत लिया था। इसके अतिरिक्त भारत मसाले, लोहे और कपास व कॉफी का अच्छा निर्यात होता था। भारत हमेशा किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? लोहे के लिए बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मसालों के लिए प्रसिद्ध। काली मिर्च, लौंग, इलायची सब कुछ हमारे यहाँ होता है। भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध है। आप देखते हैं यूट्यूब पे आजकल ब्लॉग, उसमें आता है हमारे यहाँ सीक्रेट मसाला है, उससे ये छोले कुलचे बनाए जाते हैं, उससे ये रेसिपी बनाई जाती है। कोई सीक्रेट मसाला नहीं है। भारत तो प्रसिद्ध है मसालों के लिए। सीक्रेट मसाला कहाँ से लेकर आए? सीक्रेट मसाला किसी को देगा तो भारत देगा। भारत के लोग ही कह रहे हैं सीक्रेट मसाला है, तो भारत का मसाला तो वैसे ही प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। और मैंने कुछ देर पहले बताया वास्को डी गामा तो बेचारा इसके लिए आया था और 60 गुना मुनाफा हुआ उसको। यहाँ से जो ले गया था मसाला, उसका 60 गुना मुनाफा हुआ। सोचो आप, लोहा यहाँ का प्रसिद्ध है, लोहे के बारे में हमने पढ़ा है दूसरी वाली बुक में। कपास यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है, और कॉफ़ी जो है वो वास्तव में जो है बहुत प्रसिद्ध है। कॉफ़ी जो है बहुत से देशों में यहाँ से निर्यात होती है। निर्यात का मतलब जाती है, आयात का मतलब आता है ना। तो कॉफ़ी के अंदर क्या होता है? निकोटीन। और चाय के अंदर क्या होता है? थीन। तो कॉफ़ी क्या होने नहीं देती है? निकोटीन के कारण। और थीन जो चाय के अंदर होता है, थीन जो होता है वो थकान नहीं होने देता, यानी चाय से थकान नहीं होती है। और कॉफ़ी में जो कैफीन होता है वो सोने नहीं देता, मतलब उससे नींद कम आती है। तो अधिकतर यूपी बिहार झारखंड के जो बच्चे होते हैं ना, बड़े माइंडेड होते हैं, कॉफ़ी के अंदर थोड़ी सी चाय मिला लेते हैं और उससे क्या हो जाता है, उसे नींद वगैरह और थकान वगैरह दोनों नहीं होती। तो इस प्रकार का मामला है। निर्यात होता था और जीडीपी भी अच्छी थी। तो जीडीपी जो है वास्तव में भारत की बहुत अच्छी होती थी। जीडीपी में भारत अमेरिका, ब्राजील, न्यूजीलैंड सब देशों से आगे हुआ करता था और वास्तव में बहुत अच्छे से लेवल बना रखा था भारत ने। तो मोर सिंहासन हो गया, कोहिनूर हीरा हो गया, इसकी उस्मान अली की गलती हो गई, नादिर शाह का लूटना हो गया। इस वजह से भारत जो है सोने की चिड़िया से काफ़ी पिछड़ गया। और अगर आगे हम भारत के और नाम देखते हैं तो भारत का एक नाम आता है उपमहाद्वीप। भारत का क्या नाम आता है? उपमहाद्वीप।
उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है? भारत एक महाद्वीप हुआ करता था अपने आप में, लेकिन धीरे धीरे खंड टूटते गए। जैसे कि राष्ट्रपति से छोटा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उप का मतलब बड़ा नहीं होता है। ये उपमहाद्वीप जो है महाद्वीप से छोटा है, लेकिन देश की तरह भी नहीं दिखता है, बीच का हो जाता है। तो जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति आता है, सरपंच है, उप सरपंच आता है। ठीक इसी प्रकार से महाद्वीप का थोड़ा सा छोटा हिस्सा दिखाई देता है। कौन? भारत। मुख्य महाद्वीप का हिस्सा परंतु महाद्वीप से अलग दिखाई देता है। मुख्य महाद्वीप जो है उसी का हिस्सा है, लेकिन महाद्वीप से अलग दिखाई देता है। हमने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत जब वेगनर का समझा था, उस समय वेगनर क्या कहते हैं? वेगनर कहता है कि एक पेंजिया होता है, जो बहुत बड़ा पेंजिया था, एक यानी बहुत बड़ा पत्थर था, सोच भी नहीं सकते हम इतना बड़ा। और जो पेंजिया था वो बीच में से टूटा और उसके चारों तरफ था पानी, जिसको पैंथालासा कहते थे। तो पेंजिया जैसे ही टूटा तो पैंथालासा की तरफ बिखर गया, और पैंथालासा पानी था, उससे तो बन गए महासागर। और जो पेंजिया था उसके टुकड़े हुए 7, और उन टुकड़ों में बड़े बड़े जो 7 टुकड़े थे उनको महाद्वीप के नाम से जाना गया। उसमें कुछ छोटे टुकड़े थे, वो अलग भागने लगे, और भारत उनमें से एक था। समझ नहीं आ रहा था किधर चले, तो भारत का जो विस्थापन हुआ, भारत का जो प्रवाह हुआ, वो एक महाद्वीप के रूप में हुआ। महाद्वीप का ही एक अंग था, लेकिन प्रवाह जो है, चलन जो है, गति जो है, बहाव जो है, वो वास्तव में भारत का बढ़ते बढ़ते एक महाद्वीप की तरह था, लेकिन लास्ट में उपमहाद्वीप में रह गया। महाद्वीप प्रवाह में अलग हो गया था। ये सीधा सीधा लिखा है, महाद्वीप प्रवाह जब हुआ था उस समय भारत अलग हो गया था। तो ये भारत के हमने अलग अलग नाम देखे, कौन सा नाम किस प्रकार से कार्य करता है और कौन कौन से नाम है। ये तो मैंने इस पुस्तक को सिर्फ शुरू किया है। इस पुस्तक में इतना मजा आने वाला है, भारत का भूगोल बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस बार हम ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। ट्रिक का मतलब ये होता है कि जैसे 7 देशों के नाम याद कर रहे हैं, अब 7 देशों के नाम याद नहीं होते तो बम्बा बोल लेने की ऐसे ट्रिक बनाएंगे अलग अलग। जैसे एक ट्रिक बना दी बम्बा बोल, आसानी से याद हो जाती है। तो ऐसी ट्रिक बना के बहुत ही मस्त तरीके से इस पुस्तक को हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी साथी है सबको शेयर करें, आप खुद लाइक और सब्सक्राइब करें, और बहुत मस्त तरीके से पढ़ते रहे। हिस्ट्री और जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो है उसको भी मस्त तरीके से पढ़ते रहे। हिंदी और इंग्लिश जो है उसको भी समय देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।